सीटेट के लिए मैथमेटिक्स का जो पाठ्यक्रम है दोपहर 1 बजे कंटिन्यू रखेंगे। और यहाँ से हम सभी जानते हैं कि सीटेट एक्चुअली जो परीक्षा कंडक्ट कराता है इसमें पेडागोजिकल के साथ ही साथ कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के व्यवहारिक क्रम से संबंधित होते हैं। न्यूमेरिकल सेंस में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे समय मापन, लंबाई, भार मापन, ये सब हो गए, रुपए, पैसे, मुद्रा, इन सभी को लेकर जो प्रश्न होते हैं। कुल मिला के जो मेजरमेंट प्रणाली है इसमें टाइम मेजरमेंट, लिक्विडिटी मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट, लेंथ मेजरमेंट और मिसलेनियस जो मेजरमेंट के खंड हैं ये पूछे जाते हैं। और अनिवार्य रूप से इसके 2 से 3 प्रश्न बनाए जाते हैं। 2 प्रश्न तो मिनिमम बनने ही हैं। जो मेजरमेंट सेक्शन है जिसमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा कथन सत्य है असत्य है। और बाकी अंकगणितीय सामान्य धारणाओं जिसमें अंक, संख्याएं, संख्याओं के परिचय, विशेषतः दार्शनिक अंकन प्रणाली और बाइनरी अंकन प्रणाली के प्रश्न सम्मिलित होते हैं। तो आज मैं जब सेशन की शुरुआत करूंगा तो न्यूमेरिकल चीज़ें तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि सीटेट में जो एक महत्वपूर्ण खंड होता है, जो सेक्शन होता है, जिनसे अनिवार्य रूप से प्रश्न, जो कि 15 प्रश्नों का पाठ्यक्रम है गणित शिक्षण की, मैथमेटिक्स पेडागोजी, इस पेडागोजिकल से संबंधित जो हमारा पाठ्यक्रम रहा है, अभी तक जो प्रश्न बनाए जाते रहे हैं, यदि हम पाठ्यक्रम पर संक्षिप्त चर्चा करें, जो सिलेबस है हमारा, इस सिलेबस के अंश को यदि हम क्रमवार टॉपिक के रूप में देखें तो टॉपिक तो विशेष बहुत ज़्यादा नहीं है। 7 टॉपिक या 7 से 8 खंड में इसे हम बांट कर देख सकते हैं। और इन 7 से 8 खंडों में 15 प्रश्न, कभी कभी ये रेशियो 16-17 भी हो जाता है। 15 से कम तो अभी तक कोई सेट पेपर नहीं है जिनसे प्रश्न बने हों। कभी कभी ये रेशियो ऊपर नीचे हो जाता है, 16-17 भी हो जाता है। लेकिन ध्यान देना, इसमें जो पाठ्यक्रम का हिसाब ही मैं आप सभी के कमेंट थोड़ी देर में लूँगा। पहले पाठ्यक्रम देख लेते हैं। सबसे पहले हो गया गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति, ये नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। बस संक्षिप्त चर्चा करते हैं, इसके बाद तुरंत एक टॉपिक से शुरुआत करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हुए तब टॉपिक की शुरुआत करेंगे। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये पहला टॉपिक हो गया। और दूसरा होगा शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। दूसरा हो गया टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियां। यदि हम तीसरे की बात करें तो यह हो गया गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे इसके सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अब 7 से 8 टॉपिक तो है ही, और इसमें ये नहीं कह सकते कि इसकी उपयोगिता कम है। हालांकि एक टॉपिक है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान को लेकर, इससे एक प्रश्न की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो चलिए देखिए, जो नेक्स्ट हम सभी लोगों का जो टॉपिक होगा, चौथा टॉपिक, इसमें लेंगे निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। कितना जैसे है, हालांकि चलिए अब सब कुछ सही है। देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ये होगा डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग।
एक तो ये टॉपिक हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये होगा गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। इससे केवल एक प्रश्न अपेक्षित है और वो भी एनसीएफ 2005 से संबंधित है ना। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, इस टॉपिक के अंतर्गत हम एनसीएफ 2005 देखते हैं। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन क्यूरिकुलम। बस 30 सेकंड और दीजिएगा, बस लिखने में जो समय लग रहा है। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन क्यूरिकुलम। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक हम सभी लोगों का होगा, छठा टॉपिक, वो होगा सामुदायिक गणित। इससे भी 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। रीजन ये है कि सामुदायिक गणित इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी के अंतर्गत, सामुदायिक गणित के अंतर्गत ही हम सभी लोग पैटर्न, सममित सममित रेखाएं और आकृतियां, इनसे प्रश्न 1 से 2 प्रश्नों की प्योर पॉसिबिलिटी यहां से होगी सामुदायिक गणित को लेकर, जो होगा कम्युनिटी मैथमेटिक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है ये। अच्छा, ये जो आपने गणित का पाठ्यक्रम में स्थान लिखा है, इसमें एक ही प्रश्न की पॉसिबिलिटी रहती है, वो भी एनसीएफ 2005 से। और जो नेक्स्ट होगा गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, या एक तो कर देते हैं वेन हिले का ज्यामितीय विचार। वेन हिले का ज्यामितीय विचार, यह भी बहुत महत्वपूर्ण खंड है। फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए ज्योमेट्रिकल थॉट ऑफ वेन हिले। वेन हिले, हिले कहाँ लिख दें, इधर लिख दें क्या? चलिए, ज्योमेट्रिकल थॉट ऑफ वेन हिले। और एक होगा, आप इसको नेक्स्ट में अंतिम में बांट सकते हैं, गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, ये कहाँ चले आए? चलिए थोड़ा और बगल लिख देते हैं, गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो यह खंड है और इस पाठ्यक्रम को पूरा कवर करने में 25 से 30 लेक्चर यहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं, 30 के आसपास मान के चलिए। हम सभी लोग अभी टॉपिक की शुरुआत करेंगे और टॉपिक की जब शुरुआत करें तो एक शुरुआती कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है पेडागोजिकल से संबंधित प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए, तो उस फैक्ट को पहले नोट डाउन कराएंगे और तब टॉपिक की औपचारिक शुरुआत करेंगे। तो ये तो पाठ्यक्रम है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और नए टॉपिक की हम सभी लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, आप सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा सर, क्लास कनेक्ट नहीं हो रहा? नहीं, कनेक्ट तो है, मेरे में तो दिख रहा है। अच्छा हाँ, देखिए अब इसके जस्ट बाद आरपी सर की क्लास होगी, है ना। टाइम शेड्यूल को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, हालांकि चलिए अब सब कुछ सही है, मैं इसको इरेज करता हूँ। अच्छा, जब टॉपिक की मैं शुरुआत करूँगा ना, गणित की प्रकृति और अच्छा शिक्षण विधियाँ मैंने नहीं लिखा, टीचिंग मेथड्स है बोला था लेकिन लिखा नहीं था। तो गणित की प्रकृति और शिक्षण विधियाँ दोनों टॉपिक एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, तो दोनों टॉपिक को एक साथ नाम रख के शुरुआत करेंगे और पहले कुछ की पॉइंट लिखवा के और तब हम लोग इसके थ्योरी के अंश को देखेंगे। चलिए, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम सभी लोग रखेंगे ये होगा गणित की प्रकृति एवं शिक्षण विधियां। गणित की प्रकृति एवं शिक्षण विधियां, ये दोनों मैं एक में ही मिला देता हूं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड टीचिंग मेथड।
ये होगा गणित की प्रकृति एवं शिक्षण विधियां, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड टीचिंग मेथड्स। अब सवाल ये उठता है कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या महत्वपूर्ण चीज़ें समझेंगे या क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। बस अब 30 सेकेंड और दीजिएगा ताकि मैं ये बता सकूं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें कौन कौन से कंटेंट लेने हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इसको प्रश्नों के रूप में हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। जैसे सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताएंगे। जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। ये सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये होगा। इसके बाद देखिए, जब हम सभी लोग गणित की प्रकृति जानेंगे तो प्रकृति तो हम तभी बता सकते हैं जब हमें उसके बारे में पता हो। भाई जब तक किसी के बारे में नहीं पता होगा तो क्या उसका नेचर बता पाएंगे? सवाल ही नहीं है। तो गणित की प्रकृति क्या है यह जानने के लिए गणित के बारे में जानना जरूरी है। मतलब ये है क्या, है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो नेक्स्ट क्रम में हम सभी लोग देखेंगे ये होगा कि गणित क्या है। ये कंटेंट के अंतर्गत आएगा गणित क्या है। और जब इसकी बात हो जाए तो इसकी भाषा क्या है, जो गणित है इसकी भाषा क्या है, गणित की भाषा क्या है। और जब ये गणित की भाषा के बारे में समझ लेंगे तब हम सभी लोग देखेंगे कि इसका नेचर क्या है। अब नेचर पर आएंगे। हालांकि गणित की भाषा एक अलग टॉपिक है, लेकिन नेचर तभी हम लोग सभी बता पाएंगे जब उसके लैंग्वेज की भी बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी हो। तो एक तो गणित की प्रकृति क्या है नेक्स्ट क्रम में, और आप आगे समझेंगे कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित पढ़ाया क्यों जाता है, तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित पढ़ाया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। और एक नेक्स्ट, गणित शिक्षण का महत्व क्या है। उद्देश्य और महत्व दोनों में फर्क है। मतलब गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है और गणित शिक्षण का महत्व, उद्देश्य और महत्व दोनों में फर्क है, क्योंकि दोनों को लेकर प्रश्न सीटेट में बन चुके हैं। और केवल स्पेशली सीटेट ही नहीं, सीटेट के साथ साथ अन्य जो राज्य स्तरीय या अन्य जो परीक्षाएं विशेषतः शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, पात्रता परीक्षा, तो अलग अलग राज्य के लिए भी जिसमें शिक्षण का पाठ्यक्रम सिलेबस में दिया गया है, आप सबके लिए भी जरूरी है। तो चलिए, अच्छा नेक्स्ट हम सभी लोग देखेंगे। एक तो हो गया गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है और एक हो गया महत्व क्या है। अभी क्रम से जितने पॉइंट में लिख रहा हूँ सबके बारे में चर्चा होगी। नेक्स्ट हम सभी लोग समझेंगे कि गणित में सोच के प्रकार क्या है, जिसमें अभिसारी और अपसारी प्रकार के सोच, जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन आप सभी लोग देखते हैं। तो गणित में सोच के प्रकार क्या है, गणित में सोच के प्रकार क्या है। और आगे हम सभी लोग देखेंगे गणित शिक्षण के प्रभावित करने वाले कारक कौन है। गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर कौन कौन से। तो ये कुछ पॉइंट है जिन पॉइंट पर हम सभी लोग डिस्कशन करेंगे। और अभी आपको लगा होगा क्या बताएं, अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं, अभी हमने पाठ्यक्रम बताया और इस पहले टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या चीजें समझना है उस कंटेंट को दिया। अब औपचारिक रूप से हम सभी लोग आज का सेशन शुरू करेंगे। तो ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, चूंकि जितने पॉइंट हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी पर हम सभी लोग थ्योरी समझेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, जब
गणित शिक्षण के प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ व्यवहारिक चीजें हमें पता होना चाहिए, और तब हम सभी लोग आगे अभी क्रम से बढ़ेंगे। तो इसको इरेज करते हैं। अब पहला जो आपने लिखा है ना, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो चलिए अब इसकी चर्चा करें। सबसे पहले जब गणित शिक्षण के प्रश्न हमारे सामने आते हैं, देखिए आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपसे अपेक्षाएं होती हैं कि आप बालकों को कैसे डील करेंगे, कक्ष में बालकों को कैसे डील करेंगे, कैसे संबोधित करेंगे, कैसे संभाले रखेंगे, कैसे ज्ञान को डिलीवर करेंगे कि बालक कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो ऐसी अपेक्षाएं आपसे होती हैं कि आप इन सब में निपुण हैं, और यही रीजन है कि हमारे पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण के टॉपिक को समावेशित किया गया। तो गणित शिक्षण को पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हम बालकों को कैसे डील करेंगे, कक्ष में कैसे पढ़ाएंगे, कैसे सिखाएंगे। क्योंकि छोटे बालकों का स्वभाव बड़ा चंचल होता है, और ऐसे बालकों को डील करने के लिए व्यवहारिकता देनी पड़ेगी, कहानियों के माध्यम से उन्हें सिखाना होगा। तो ऐसे कई बातें हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य में हम यही सब चीज़ें जानेंगे, और इनसे प्रश्न भी बनते हैं। मतलब इन फैक्ट की, यदि फैक्ट के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है यदि माइंड में है तो हम प्रश्नों को भली भांति अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमने कहा कि छोटे बालकों का स्वभाव चंचल होता है, बेशक होता है ना। बालक एक प्रश्न करे, उसका उत्तर कीजिए, दूसरा प्रश्न तैयार रहता है। आपने देखा होगा अपने परिवेश में, अपने घर में जो बच्चे हैं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब आप एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, दूसरा प्रश्न उनका तैयार रहता है। जैसे बादल देखें, ये बादल कहाँ से आया, आपने बताया कि यहाँ से, पर्वत से। पर्वत कहाँ है ना। तो एक प्रश्न का उत्तर करिए, दूसरा प्रश्न उनका तैयार होता है। तो यह जो छोटे स्तर के बालक होते हैं स्वभाव में चंचल होते हैं। अब इनको डील कैसे करेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहली बात यह ध्यान देना, हम सभी जानते हैं कितना उदंड बालक क्यों न हो, कहानियों में बालक का ध्यान या मन लगा रहता है। कहानी एक ऐसी विधि है जो पूरे कक्ष को रुचि तो देता ही है, साथ ही साथ मतलब इंटरेस्ट तो कक्ष में इंटरेस्ट तो बनाए रखता ही है, साथ ही साथ कहानियों के माध्यम से बालक नवीनतम ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं और जुड़ी हुई धारणाओं को भी सीख लेते हैं। मतलब कहानियों में वो पावर होती है कि नहीं। बालक को कहानी सुनाने लगे, बड़े मन से सुनते हैं। तो कहने का मतलब एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बालकों की जो शिक्षा हो वह किताबी केंद्रित न हो, पुस्तक केंद्रित न हो। मतलब पुस्तक में लिखी गई बातें जो कि त्यों न बताई जाए, बल्कि उसे व्यवहारिकता दी जाए ताकि बालक उसे समझ सके, सीख सके। तो गणित के कॉन्सेप्ट को या गणित के धारणाओं को सिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करें? कहानियों के माध्यम से, है ना। मतलब आप कह सकते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट होता है, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करें? अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए प्रेरक कहानियां, खेल विधि, आगे आप लिख सकते हैं प्रेरक कहानियां, खेल विधि, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे पहली विधि का प्रयोग करें, पजल्स, है ना, और पैटर्न आदि।
का प्रयोग करें। मतलब एक टीचर होने के नाते जब आप बालकों को कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, मान लिया गणित के कुछ कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट को व्यवहार से जोड़ें, कहानियों के माध्यम से सिखाएं। चूँकि देखिए बालक नित्य नए दिन कक्षा में हर रोज नई नई चीज़ें सीखता है, हर विषयों में सीखता है। और सोचिए यदि उसको व्यवहारिकता नहीं दिया गया तो जल्दी भूल जाएगा कि नहीं। जैसे गणित में भी बालक कुछ चीज़ें सीखता है, इसी प्रकार हिंदी में भी कुछ सीखता है, अंग्रेजी में भी। तो अब जो बालक का स्टोरेज है, माइंड स्टोरेज है, वो क्या सभी को एडॉप्ट कर पाएगा? हम लोगों का खुद ही एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। आप 1 घंटे की समाचार सुनिए और 1 घंटे समाचार सुनने के बाद खाली होइए, मैं पूछूं कि आपने क्या क्या सुना, बताइए, तो क्या पूरी बातें बता पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि समाचार जो होता है, जो न्यूज होता है, वो है एक फैक्ट होता है और फैक्ट की बातें मन मस्तिष्क में नहीं रुकती या ज़्यादा देर तक नहीं रुकती। हाँ, कुछ मेन चीज़ें छोड़ दी जाए तो बाकी सब कुछ नहीं बता पाएंगे, कुछ ही प्रतिशत आप बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूज एक फैक्ट है। लेकिन जब हम कोई मूवी देखते हैं, कोई धारावाहिक देखते हैं और इस एपिसोड में क्या क्या हुआ यदि पूछ लिया जाए तो हम लोग ज़्यादा बता लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह कहानी जो होता है, जो धारावाहिक होता है, जो मूवी होता है, यह किसी विशेष प्रसंग को लेकर बना होता है और प्रसंग मीन्स कहानियों पर बना होता है और कहानियों की बातें मन में क्या होती हैं? सेट होती हैं। तो ऑडियो विजुअल बातें मन में अस्थायी होती है, लेकिन ऑडियो विजुअल में वही जो कहानी हो, जैसे समाचार टेलीविजन पर देखते हैं वो भी तो ऑडियो विजुअल है, लेकिन वो हम ज़्यादा क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि वो फैक्ट है। धारावाहिक या मूवी के जो एपिसोड हैं हम आसानी से बता लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक प्रसंग पर आधारित है। तो यही एनसीएफ 2005 भी कहता है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट बतानी हो तो उसको स्पष्ट करने के लिए प्रेरक कहानियाँ, खेल विधि या पहेली विधि, पैटर्न, इन सब आदि का प्रयोग करें, क्योंकि इसके माध्यम से बालक आसानी से सीख सकता है ना। जैसे एक बात समझिएगा, जैसे मान लिया बालक को 2 का पहाड़ा सिखा रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर हमने कहा कि कितने डॉट है, बालक ने कहा 2। आगे हमने कहा अब कितने डॉट है, बालक ने कहा 4 डॉट है। फिर हमने कहा कि अब कितने डॉट है, तो बालक ने कहा 6 डॉट है। अब मैं पूछूं अब कितने डॉट आएगा, मतलब जैसे यहाँ 2 बिंदु है, यहाँ 4 बिंदु है, यहाँ 6 बिंदु है, मैं आगे पूछूं कि अब कितना आएगा। तो जैसे एक लाइन यहाँ था, 2 डॉट की 1 लाइन, यहाँ 2 डॉट की 2 लाइन, 2 डॉट की 3 लाइन। अब बालक कहेगा 2 डॉट की 4 लाइन बना दीजिएगा ऐसे, तो कहेगा 8 आएगा। आसानी से बता लिया। अब इसको कैसे सीखा? व्यवहार में। अब इसी तरीके से 2 डॉट की 1 लाइन है तो 2 1 का 2 हो गया। अब यहाँ 2 डॉट की 2 लाइन है तो 2 दूना 4 हो गया। अब ये 2 डॉट की 3 लाइन है तो 2 3 6 हो गया। अब ये 2 डॉट की 4 लाइन है तो 2 चौके 8। कहने का मतलब ये है कि हम पहाड़ा भी सिखा रहे हैं तो उसको किसी पैटर्न, ये चीजें जो हमने बालक को सिखाया ये किसके माध्यम से सिखाया? पैटर्न के माध्यम से। इसी तरीके से कहानियों के माध्यम से इन सब का प्रयोग करें। ये पहली बात हो गई। मतलब यहाँ पे हमने पूछा क्या आएगा तो बालक आसानी से बता लेगा कितना आएगा, क्योंकि वह पैटर्न के माध्यम से अपने स्किल का भी प्रयोग करता है, अपने तर्क का प्रयोग करता है, तो इसके साथ साथ उसकी तर्कड़ा भी डेवलप होती है। चलिए दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि देखिए जो दूसरी बातें एक टीचर को ध्यान देनी है, कक्ष में टीचर को जो दूसरी बातें ध्यान देनी है वो यह देना है कि विशेषकर रटने वाली चीज़ों से बचा जाए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि रटंत प्रणाली से दूरी बनाएं, शिक्षा की रटंत प्रणाली से दूरी बनाएं। मतलब जैसे टीचर लोग अधिकांशतः पहले हम लोग जब छोटे थे तो टीचर ज़्यादातर क्या करते थे, सूत्र वगैरह याद करा देते थे। तो याद कराना एनसीएफ 2005 भी विरोध करता है, क्योंकि याद की हुई बातें चलिए आज तो मन में है, कल ध्यान से उतर जाए, उसकी तो कोई गारंटी नहीं होती, उसका तो साक्ष्य मूल्य नहीं होता ना। तो अवधारणाओं को, सूत्रों को याद करना
इन सब से दूरी बनानी है। तो चलिए, रटंत प्रणाली से दूरी बनाए। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना है, ये कुछ फैक्ट है जिसे आप जानिएगा। नेक्स्ट ये है कि देखिए, कक्ष में क्रिया केंद्रित, कक्ष में क्रिया केंद्रित शिक्षण विधि, क्रिया केंद्रित शिक्षण विधि या करके सीखने पर बल, करके सीखने पर बल, या फिर आप कह सकते हैं अनुभव द्वारा, या अनुभव द्वारा तथ्यों को सिखाएं। मतलब कक्ष में एक अध्यापक होने के नाते आप कैसे बालकों को डील करेंगे। कक्ष में क्रिया केंद्रित शिक्षण विधि का प्रयोग करें। एक्टिविटी सेंटर्ड क्रिया केंद्रित शिक्षण विधि वह होती है जिसमें अध्यापक और बालक दोनों इन्वॉल्व हो, दोनों शामिल हो। क्रिया केंद्रित विधि क्या होता है? कुल मिला के अध्यापक के देख रेख में बालक कार्य करे, उसी को क्रिया केंद्रित शिक्षण विधि कहते हैं। जैसे आप कोई चीज प्रयोगशाला विधि के माध्यम से सिखा रहे हैं, तो प्रयोगशाला में प्रयोग कौन करता है? अध्यापक नहीं, प्रयोग बालक करता है। और अध्यापक क्या करते हैं? अध्यापक बालकों का दिशा निर्देशन देते हैं। अध्यापक बालकों को क्या करते हैं? गाइड करते हैं कि अब ऐसा करिए, ऐसा करिए। और अध्यापक की देखरेख में बालक उस क्रिया को अंजाम देता है, क्रियान्वित करता है। और जब ऐसी चीजें बालक करता है तो बालक अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण, निरीक्षण, अनुभव और गणना, इन चार के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। और जब बालक इन चार के आधार पर निष्कर्ष निकालेगा तो जल्दी भूलेगा नहीं। तो क्रिया केंद्रित समझ पाए हैं? क्रिया केंद्रित विधि क्या होता है? जिसमें अध्यापक के देखरेख में बालक कार्य करे, मतलब अध्यापक और बालक दोनों सक्रिय हों। और यही चीज होता है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। और जब इन सब के माध्यम से होगा तो ये चीज खुद ब खुद बन जाएगा, अनुभव द्वारा तथ्यों को सीखना। तो एक अध्यापक के तौर पे आप इस बात का भी ध्यान देंगे। और एक चीज और ध्यान देंगे कि अच्छा, क्रिया केंद्रित विधि कैसे बनती है? क्रिया केंद्रित जैसे पैटर्न का प्रयोग करें, पहली विधि का प्रयोग करें, खेल विधि का प्रयोग करें, ये चीजें। नेक्स्ट बात हमें ये ध्यान देना है कि हस्त परिचालनों का प्रयोग करें। हस्त परिचालनों, रोल ऑफ मैनिपुलेटिव्स, का प्रयोग करें। इसका मतलब क्या होता है पता है? ये प्रयोग मैंने लिखा है, हालांकि प्रयोग में मैंने कुछ अलग प्रयोग कर दिया है। हस्त परिचालनों का मतलब होता है कि जोड़ तोड़ की भूमिका, मतलब किसी कॉन्सेप्ट को देने के लिए हम जोड़ तोड़ की भूमिका से सिखाएं। जोड़ तोड़ की भूमिका का मतलब यही है कि जैसे खेल विधि हो गया, पहली विधि हो गया, इन सब का प्रयोग करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है आपको कक्ष में बालकों के साथ कैसे डील करना है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट हमने लिखा। अब हम अपने पाठ्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हैं, है ना। ये तो कुछ मेन चीजें हैं जो आपको समझना है। और ये अपेक्षाएं करता है, जब हम परीक्षाएं देते हैं तो ये हमसे अपेक्षा की जाती है कि हमें इन सब बेसिक बातों का ख्याल रहे। अब जब हम इरेज करते हैं, बचा ही क्या है। देखिए, हमने टॉपिक का नाम दिया है गणित की प्रकृति एवं शिक्षण विधियां। हमने कहा कि हम किसी का प्रकृति तभी बता पाएंगे जब हमें उसके बारे में पता हो। जैसे आपको किसी व्यक्ति का नेचर बताना हो, स्वभाव बताना हो, तो आप जब तक उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानेंगे क्या स्वभाव बता पाएंगे? नहीं। तो सिमिलर बातें हैं कि गणित की प्रकृति हम लोग तभी बता पाएंगे जब हमें ये पता हो कि ये है क्या, मैं किसके बारे में सीख रहा हूँ, किसके बारे में जान रहा हूँ। कोई भी शिक्षण पढ़े, चाहे भाषा शिक्षण पढ़े, पर्यावरण शिक्षण पढ़े, गणित शिक्षण पढ़े, सब में कॉमन बातें यही होती है कि ये है क्या, मैं मतलब किसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, किसके बारे में पढ़ रहा हूँ।
आप अपने लैंग्वेज में बताइए गणित क्या है। चलिए एक बार आप सभी के कमेंट रीड कर लूँ। अच्छा सो तो नहीं गए, मैं जिस लय में पढ़ा रहा हूँ ये प्योर थ्योरी सेक्शन है, थोड़ा अच्छा लिखी हुई बातें कम, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ज़्यादा सुनने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये सुनी हुई बातें ही परीक्षाओं में माइंड में बनी रहती हैं। चलिए सोनिया कश्यप, संजय त्रिपाठी और शिवानी अवस्थी, आकांक्षा विश्वकर्मा, अमित कुमार, रोहित पाल, शाहजहांपुर, अनुप्रिया दुबे, अमित कुमार, राधे शुक्ला। अच्छा निकिता सिंह, पुराने स्टूडेंट, अच्छा क्या लिखें, चलिए ठीक। अच्छा जाग रहे हैं, आपने लिखा जाग रहे हैं। अच्छा मैं जिस लय में पढ़ाता हूँ, एक तो दो चीज़ें हैं, मैं इसलिए पूछ लिया कि सो तो नहीं गए हैं। एक तो इतना मधुर आवाज़ है, इतने लय में पढ़ाता हूँ, मैं अपनी तारीफ खुद करता हूँ, तो एक स्वाभाविक सी बात है नियत लगना। चलिए देखते हैं गणित क्या है, आप बताइए क्या है। आप यही कहेंगे कि जहां पर गणनाओं की प्रधानता हो वही गणित है। जहां पर गणना की बात आए, कैलकुलेशन की बात आए, गणनाओं की प्रधानता वही क्या है, गणित है। तो यदि हम ये डेफिनेशन दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है। हालांकि गणित की अनेक परिभाषाएं दृष्टिगोचर होती हैं और विशेषतः गणित की जो डेफिनेशन है विज्ञान से जुड़ा हुआ आप दे सकते हैं, क्योंकि गणित विज्ञान का और विज्ञान गणित का हाथ पैर है, दोनों कंप्लीमेंट है, पूरक। अब क्यों है, मैं कुछ पॉइंट लिख के तब समझा रहा हूं। जैसे गणित क्या है, आपने कहा कि पहली बात, जहां गणनाओं की प्रधानता हो वही गणित है। जहां गणनाओं की प्रधानता हो या जहां गणना गौड़ हो, गौड़ मतलब होता है प्रमुख, जहां गणनाओं की प्रधानता हो, जहां गणनाओं की प्रधानता हो कामा वही गणित है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जहां गणना गौड़ हो, गौड़ का मतलब होता है प्रमुख, जहां गणना ही प्रमुख हो वही गणित। इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, यदि मैं काउंट करूं तो ये भी क्या है, एक गणित ही है। और क्या बता सकते हैं, गणित क्या है इसके बारे में और क्या बता सकते हैं। तो इसी को विज्ञान का रूप दें तो आप कह सकते हैं गणित गणनाओं का विज्ञान है। मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ कैलकुलेशन, गणित गणनाओं का विज्ञान है। मतलब डेफिनेशन को यदि विज्ञान से जोड़ें तो एक तो ये डेफिनेशन मिल जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि गणित संख्या और स्थान का विज्ञान है। गणित किसका विज्ञान है, संख्या और स्थान का। बिना संख्या के तो गणित की कल्पना ही नहीं कर सकते। गणित संख्या और स्थान का विज्ञान है। आप ये भी कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ नंबर एंड स्पेस। आप ये भी कह सकते हैं कि जो गणित है यह मापन, मात्रक और दिशा का विज्ञान है। मापन, मात्रक और किसका, दिशा का विज्ञान है। गणित किसका विज्ञान है, मापन, मात्रक और दिशा का विज्ञान है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गणित जो है तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित किसका विज्ञान है, तार्किक विचारों का विज्ञान है। मैथमेटिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। तो आप यह भी कह सकते हैं कि गणित जो है यह आगमनात्मक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान। गणित आगमनात्मक एवं कैसा, प्रयोगात्मक विज्ञान है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ एन इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल, या मैथमेटिक्स इज एन इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस। गणित आगमनात्मक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है। तो आगमनात्मक का मतलब समझ रहे हैं, आगमन विधि आपने पढ़ा है, जानते भी हैं। आगमन विधि में क्या होता है,
किसी विशिष्ट उदाहरण को देखकर सामान्य निष्कर्ष तक पहुंच जाना ही आगमन की क्रिया होती है। जलते हुए आग को देखकर या पास में जाकर अनुभव करके यह निष्कर्ष निकालना कि यह गर्मी या उष्मा पैदा करती है, तो ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ आगमन विधि के थ्रू प्राप्त हुआ। बात समझ है कि नहीं? आगमनात्मक का मतलब है किसी विशिष्ट उदाहरण को देखकर एक सामान्य से निष्कर्ष तक पहुंच जाना आगमन की क्रिया। तो गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम किसी उदाहरण को देखते हैं और देखकर एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। और प्रयोगात्मक तो है ही। गणित कैसा विज्ञान है? प्रयोगात्मक। और नेक्स्ट इसमें आप ये कह सकते हैं कि गणित जो है विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित विज्ञान का कैसा रूप है? अमूर्त रूप। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आपने ये जो फैक्ट लिखे हैं, अमूर्त रूप, अमूर्त का मतलब समझ है कि नहीं? इसको यदि इंग्लिश में डेफिनेशन दे तो मैथमेटिक्स इज अ अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ साइंस। गणित कैसा? विज्ञान का अमूर्त रूप। अमूर्त का मतलब जो दिखता ना हो। तो गणित विज्ञान का एक ऐसा रूप है जो दिखता तो नहीं लेकिन होता है। अब इसका मतलब क्या है? गणित विज्ञान का एक ऐसा स्वरूप है जो वास्तव में दिखता तो नहीं लेकिन होता है। मतलब गणित एक प्रकार से विज्ञान ही है छिपे हुए रूप में, क्योंकि गणित के बिना विज्ञान की या विज्ञान के बिना गणित की कल्पना नहीं की जा सकती। दोनों एक दूसरे के संपूरक है या पूरक है, संपूरक या पूरक है। अच्छा देखिए, जितने भी डेफिनेशन हमने लिखा सब विज्ञान को जोड़ के लिखा। देखिए हर जगह देखिए विज्ञान जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा। और मैंने नहीं, ये विद्वानों के संदर्भ में भी काफ़ी विद्वान गणित को विज्ञान से जुड़ा हुआ मानते हैं। हर्बर्ट और पेस्टोलॉजी जैसे विद्वान तो गणित को मानव विकास का प्रतीक मानते हैं। हर्बर्ट और पेस्टोलॉजी जैसे विद्वानों के संदर्भ में देखें तो इनका तो ये मानना है कि मानव विकास तभी संभव है जब गणित का ज्ञान हो, और वास्तव में हो भी क्यों ना। यह उक्ति बिल्कुल सटीक और सही है। आज के परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि हम जिस युग में हैं यह तकनीकी युग है, और इस तकनीकी युग में विज्ञान का योगदान क्या है या गणित का योगदान क्या है बताने की जरूरत नहीं। मैंने कई बार आपसे कहा कि पढ़ाने के दौरान भी या प्रैक्टिस के दौरान भी जब जिक्र होती, मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आज धरती से आकाश तक की दूरी तय करना संभव है, बेशक संभव है, और ये किसकी देन है? तो अधिकांशतः जवाब आता है कि यह विज्ञान की देन है। भाई धरती से आकाश तक की दूरी तय करना यह विज्ञान की देन है। विज्ञान में जो क्रांति आई है, शायद विज्ञान वो तरक्की नहीं कर सका होता तो हम वो दूरी नहीं तय कर पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सोचिए यदि गणित नहीं होता तो क्या विज्ञान भी वो तरक्की कर सका होता? कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि विज्ञान की चाहे जो भी शाखा हो, गणित उसका रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे भौतिकी क्षेत्र में बीमाएं निकालना हो, भाई बीमाएं ज्ञात करते हैं तो बिना गणित के कैसे निकाल पाएंगे? भौतिकी क्षेत्र में बीमाएं निकालना हो, या फिर आप कह सकते हैं घनत्व तो निकालना हो, आयतन निकालना हो, तो ये बिना गणित के संभव नहीं है। रसायन क्षेत्र में मैंने एग्जाम्पल दिया, केमिस्ट्री में, रसायन क्षेत्र में अणु परमाणुओं की संख्या निकालनी हो, कितने कक्षा में कितने एलिमेंट हैं, कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, शायद गणित नहीं होता तो वो इक्वेशन भी संतुलित नहीं हो पाता। चिकित्सा क्षेत्र में हमने कहा कि जैसे विभिन्न प्रकार के जो मेजरमेंट किए जाते हैं चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, बिना गणित के वो क्रांति नहीं आ सकी होती। आज जो विभिन्न जांच होते हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट से लेकर सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंटिंग होती है, हीमोग्लोबिन स्तर क्या है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी संख्या रेशियो क्या है, प्लेटलेट्स की स्थिति क्या है, ये किस में बताया जाता है? गणित में। गणित नहीं होता तो किस में बताया जाता है ना? हृदय गति, रक्तचाप, ये सभी हमें गणित ही बताता है। तो चिकित्सा क्षेत्र, भूगर्भ विज्ञान में आप कह सकते हैं धरती से सूर्य की दूरी क्या है, चंद्रमा से उसकी दूरी क्या है,
खगोलकीय विज्ञान जिसे हम कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान, वहाँ भी गणित का अपना रोल है। तो कहने का मतलब विज्ञान का ऐसा कोई शाखा है ही नहीं जिसमें गणित भूमिका न निभाए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अपने मातृभाषा को छोड़ दिया जाए, मदर टंग को छोड़ दिया जाए, तो गणित ही वह भाषा है जिसका सर्वाधिक प्रयोग होता है कि नहीं? हालांकि ये हमें पता नहीं है। अपने मातृभाषा को छोड़ दें तो गणित ही वह भाषा है जिसका दैनिक जीवन में व्यक्ति सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। हालांकि ये बात व्यक्ति को नहीं पता होता। यदि पता हो तो गणित ही सब कुछ छोड़ के गणित ही पढ़े। सुबह सो के उठने से शाम रात्रि सोने तक ये जो बीच की क्रिया होती है, हम सब लोग गणित में ही जीते हैं। समय बताने से लेकर ये गुणा गणित की जिंदगी ही है। आज कितना इकट्ठा किए, कल कितना हो जाए, ये सब गुणा गणित का ही जिंदगी है। ये सब नहीं होता तो क्या है ना, अब ऐसा नहीं कहना ये सब पेट के कारण है, पेट नहीं होता तो ये गुणा गणित नहीं होता, समझ है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि गणित का सर्वाधिक प्रयोग व्यक्ति करता है, दैनिक जीवन में करता है। और यही सब रीजन है कि कोठारी आयोग ने गणित की ऐसी उपयोगिता को देखते हुए विद्यालयी पाठ्यक्रम में बालक के विद्यालयी कक्षा के प्रथम 10 वर्ष मीन्स 10वीं कक्षा तक के लिए गणित की शिक्षा को अनिवार्य किया। शायद इतना रोल नहीं होता तो गणित को इम्पॉर्टेंट विषय नहीं बनाया जाता। बात यह अलग है कि हम लोग गणित को ड्रॉप करके, सभी लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सभी की है ना, ये होता है डिजायरेबल एटीट्यूड एंड आइडियाज। सभी की हम कहते हैं कि एक विचारधारा होती है कि कोई सेना विभाग में जाना चाहता है, कोई है ना मतलब देश सेवा कराए, कोई समाज सेवी है, कोई है ना समाज सेवा के तौर पर नेता बने हैं, कोई इंजीनियर है, कोई वाणिज्यिक क्षेत्र में है, कोई बैंकिंग क्षेत्र में है। तो सबका अपना अपना क्षेत्र जरूर हो सकता है, लेकिन क्षेत्र चाहे जो हो, गणित आधारशिला का कार्य करेगा। लेन देन, व्यापार, खुदरा मूल्य, और ये कह सकते हैं कि लेन देन, ये सब किस में किया जाता है? गणित में ही तो किया जाता है। कोई साहित्यकार है तो क्या वो गणित का प्रयोग नहीं करता है? सबको अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में गणित के ज्ञान की आवश्यकता है। कोई बिना गणित के रह ही नहीं सकता। तो इसलिए इसी विशेषताओं को देखते हुए गणित को विद्यालयी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। हालांकि गणित क्या है इसके बारे में तो हमने ये कुछ चीजें जाना, ये फैक्ट है, इसको ध्यान देना। कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लेता है कि गणित विज्ञान है डैश। यदि फैक्ट के रूप में सवाल पूछेगा तो इनसे कैसे पूछेगा? गणित विज्ञान है डैश, पहला ऑप्शन देगा संख्या और स्थान का, बी ऑप्शन में तार्किक विचारों का, और एक और ऑप्शन देगा, जैसे दे दिया कि मापन मात्रक और दिशा का, और डी लिख दिया उपर्युक्त सभी। तो गणित विज्ञान है उपर्युक्त सभी। तो ये कुछ फैक्ट के रूप में इसे जानते रहिएगा। हालांकि गणित क्या है उस संदर्भ में यदि लॉक का डेफिनेशन हम सभी लोग देखते हैं तो उनका कहना है कि मैथमेटिक्स इज अ वे इन विच वी सेटल इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट टू हैव अ थॉट ऑफ रीजनिंग। गणित वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन में या बच्चों के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को स्थापित करते हैं। ये लॉक का स्टेटमेंट है। हालांकि स्टेटमेंट पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि स्टेटमेंट पर जाएंगे तो गणित एक ऐसा विषय है दिन भर बोलते रह जाएंगे, वो खत्म ही नहीं होगा उक्तियों के संदर्भ में। तो चलिए मैं अभी ये जाना कि गणित है क्या, और जब गणित क्या है जब ये पता चल गया तो ये जानने की कोशिश करिए कि इसकी भाषा क्या है। देखिए तभी हम लोग प्रकृति बता पाएंगे। अभी तो हमने जाना कि गणित क्या है, उसके बारे में हमने लंबी चौड़ी कुछ डेफिनेशन प्रस्तुत कर दी। अब इसकी भाषा क्या है ये भी समझ लेते हैं, और जब ये भी समझ लेंगे तो नेचर ऑटोमेटिक बता लेंगे। तो चलिए एक हेडिंग बनाइएगा, गणित की भाषा क्या है। गणित की भाषा क्या है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको समझना जरूरी है। चलिए आप बताइएगा कि
चलिए, निधि गुप्ता, राधेश शुक्ला और रमा शुक्ला, संगीता कुमारी, अनुप्रिया दुबे, राजेंद्र पांडे, गीता देवी। चलिए, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए महत्वपूर्ण सीरीज, क्योंकि जो पेडागोजी है मैं पूरा कवर करा दूंगा, फर्स्ट सेकंड दोनों में काम करेगा। ध्यान से एक एक तथ्यों को समझिएगा, क्योंकि शुरुआत के 2 से 3 पॉइंट जो अभी हमने लिखे हैं इसको देख लीजिए, आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्रम आने को। भाई जैसे गणित क्या है, परिभाषा देनी है, तो परिभाषा में मैं अपना कुछ नया नहीं कर सकता। तो यहां पर अभी देखिए गणित की भाषा क्या है। पहले आप बताइए गणित की भाषा क्या है, बताइए, कठिन है कि सरल? वो भाषा नहीं होता, वो कुछ और होता है, वो गणित की प्रकृति होती है। गणित की प्रकृति सरल होती कि कठिन, ये तो बात की चीजें। हमने कहा कि गणित की भाषा क्या है, तो गणित की कोई भाषा नहीं है, गणित स्वयं एक भाषा है। गणित की भाषा क्या है, इससे यह प्रतीत हो रहा है कि जैसे गणित की भाषा कुछ और होता होगा, लेकिन वास्तव में यह है कि गणित की भाषा कुछ और नहीं, बल्कि गणित स्वयं अपने आप में भाषा है। गणित क्या है? गणित स्वयं एक भाषा है। गणित स्वयं एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से चलता है, जो विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से चलता है। हमने आपसे कहा कि गणित की भाषा क्या है, तो आपने कहा कि गणित की भाषा कुछ और नहीं है, बल्कि गणित स्वयं अपने आप में ही एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और विभिन्न नियमों से चलता है। मतलब यदि हमें चिन्ह और नियम का ज्ञान है तो गणित की भाषा सहज होगी, सरल होगी, आसान होगी। लेकिन यदि चिन्ह और नियम का स्पष्ट ज्ञान नहीं है तो बेशक कठिन होगी। गणित की भाषा, गणित स्वयं अपने आप में भाषा है जो विभिन्न प्रकार के चिन्ह और नियम से चलता है। अच्छा, जब आपने ये लिखा कि गणित स्वयं एक भाषा है, तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब यह एक खुद अपने आप में भाषा है, तो क्या इसके लिए हमें किसी और भाषा को सीखने की आवश्यकता है, जरूरत है? नहीं, भाषा को किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हिंदी एक भाषा है, तो हिंदी सीखने के लिए पहले क्या कोई आप और भाषा सीखे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भाषा अपने आप में स्वतंत्र इकाई है। भाषा को सीखने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। भाई जो अपने आप में है उसको सीखने के लिए और किसी की मदद क्या लेंगे? तो कहने का मतलब यह है, जब मैंने पूछा कि गणित स्वयं एक भाषा है, तो क्या इसको सीखने के लिए किसी और भाषा की आवश्यकता है? तो आपने कहा नहीं। मतलब गणित के ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं। गणित के ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों की सामान्य भाषा ही गणित की भाषा है। अर्थात हम लोगों की जो सामान्य भाषा है, जिस मदर टंग में हम लोग बात करते हैं, वही गणित की भाषा। हम लोगों की सामान्य भाषा ही गणित की भाषा है। आपने लिखा कि गणित के ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि गणित स्वयं एक भाषा है, इसलिए इसको सीखने के लिए कोई और भाषा की जरूरत नहीं। मतलब हम लोगों की जो सामान्य भाषा है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं,
वही गणित की भाषा। और अच्छा, जब गणित की भाषा की बात आती है तो भाषा पर व्यक्तिगत अधिकार किसी का नहीं होता। होता है क्या? भाषा पर व्यक्तिगत अधिकार किसी का होता है या कि पीढ़ियों से भाषा देखिए, दो चीजें हैं। भाषा माहौल से सीखी जाती है लेकिन आनुवांशिक नहीं होती। भाषा को माहौल से सीखते हैं लेकिन आनुवांशिक। अब ये बात समझिए, जो बालक ब्रिटेन में पैदा हुआ, इंग्लैंड में पैदा हुआ, यदि वो भारत में बचपन से ही रहने लगे तो क्या अंग्रेजी ही निकलेगी? बोलेगा तो नहीं। क्यों? क्योंकि माहौल से, जहाँ पे जो परिवेश है जिसमें बालक रह रहा है, वो चीज़ें खुद एडॉप्ट हो जाती है, आनुवांशिक नहीं। ऐसा नहीं कि जिसके माता पिता अंग्रेजी बोलते हैं उन्हीं की संतान अंग्रेजी बोलेगी। ये जरूरी है क्या? मैंने कहा कि जैसे बालक ब्रिटेन में पैदा हुआ, उसके माता पिता पूर्वज सब ब्रिटेन के हैं, लेकिन वो बचपन से ही यहाँ रहने लगे तो क्या होगा? तो कहने का मतलब भाषा आनुवांशिक नहीं चलती, भाषा पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे गणित एक भाषा है, तो क्या गणित वही सीख पाएगा जिसके पिताजी, दादा, परदादा या जिनकी पीढ़ियां गणित पढ़ी हो? क्या ये जरूरी है? जिसकी पीढ़ियां गणित पढ़ी हो उनकी संतानें भी गणित पढ़े, गणितज्ञ हो, क्या यह जरूरी है? नहीं। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं, जैसे बालक पैदा होता है तो ऐसा तो कोई चिन्ह ठप्पा होता नहीं जिससे ये बताया जा सके कि आगे चल के गणित पढ़ लेगा, अच्छा गणित पढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि गणित के ज्ञानार्जन के लिए, गणित के ज्ञानार्जन के लिए किसी प्रकार के आनुवांशिक लक्षण नहीं पाए जाते। किसी प्रकार के जन्मजात या आनुवांशिक लक्षण नहीं होते। आनुवांशिक लक्षण ऐसा नहीं कि जिनके पिताजी के डीएनए में गणित पाया जाता होगा उन्हीं की संतान गणित पढ़ेगी। तो गणित के ज्ञानार्जन के लिए किसी प्रकार के जन्मजात या आनुवांशिक लक्षण नहीं होते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अर्थात गणित हर सामान्य बालक पढ़ सकता है या सीख सकता है। अर्थात गणित हर सामान्य बालक पढ़ सकता है या सीख सकता है। हर सामान्य बालक पढ़ सकता है या सीख सकता है। हमने ये लिखा कि गणित के ज्ञानार्जन के लिए किसी प्रकार के जन्मजात या आनुवंशिक लक्षण नहीं होते, नहीं पाए जाते। ये होते मैंने लिखा है। अर्थात गणित हर सामान्य बालक पढ़ सकता है या सीख सकता है। अब इसके प्रश्न भी बने हैं। जैसे एक सवाल पूछा गया था कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार, अब जैसे इस पर प्रश्न बनाना हो, चलिए एक पॉइंट और बचा है, इसके बाद मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, इसका केवल ख्याल रखेंगे, आसानी से उत्तर कर लेंगे। एक अंतिम पॉइंट सुनिएगा और इसके बाद मैं जिस प्रश्न की बात कर रहा हूं उस प्रश्न को मैं बता रहा हूं। जब आपने ये कहा कि गणित स्वयं एक भाषा है, तो भाषा कुछ प्रमुख अंगों से मिलकर बनी होती है। देखिए भाषा क्या होता है? सिस्टमेटिकली होता है, और यदि सिस्टमेटिक नहीं है तो भाषा नहीं है वो। यदि कोई चीज सिस्टमेटिक नहीं है तो पहली बात तो वो भाषा नहीं है, और यदि वो भाषा है तो वह सिस्टमेटिक होगी, मतलब उसका कुछ ग्रामर होगा। जैसे हिंदी हम लोगों की भाषा है, तो यदि हम ये कहें कि वह जाता है विद्यालय, क्या यह स्टेटमेंट सही लग रहा है?
भाई वह विद्यालय जाता है तो सही है, वह जाता है विद्यालय, तो ये सिस्टमेटिक है नहीं। और यदि सिस्टमेटिक नहीं है तो यह हम कह सकते हैं कि भाषा में नहीं पिरोया गया, क्योंकि भाषा का एक ग्रामर होता है ना। आपने पहले कर्ता रखते हैं कि कर्म रखते हैं, बताइए? पहले कर्ता आता है ना। तो एक सिस्टम होता है, ग्रामर का एक सिस्टम होता है, तो गणित को भी सीखने का एक सिस्टम है, क्योंकि गणित एक भाषा है। तो आप ये लिख सकते हैं कि गणित एक भाषा है, तो ये कुछ प्रमुख अंगों से मिलकर बना है। और गणित भाषा के जो प्रमुख अंग हैं, गणित भाषा के जो प्रमुख अंग हैं, यह निम्न 5 है। कौन कौन से? गणित भाषा के प्रमुख अंग हैं कौन कौन? क्या लिख रहे हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पद, प्रत्यय, सूत्र, ये आप सभी जानते हैं, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। मतलब यदि हमें इस क्रम का, ये चिन्ह मैंने लिखा है, यदि इस क्रम का स्पष्ट ज्ञान है तो गणित की भाषा सहज होगी, सीखना आसान होगा। हम लोग पहले यही सीखने का प्रयास करते हैं, जबकि ये भाषा के तीसरे चरण में आता है। पहले क नहीं सीखे, सीधा ग सीखे तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, यह सूत्र अस्थाई तभी होगा जब हम पहले पद सीखें और पद से प्रत्यय। प्रत्यय को इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं। पहले टर्म बनेगा, तब कॉन्सेप्ट बनेगा, तब फॉर्मूला, तब प्रिंसिपल और तब सिंबल। इसमें पक्षांतर क्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे रूप में गणित सीखेंगे तो अस्थाई होगी, नहीं तो गणित अस्थाई हो जाएगी, मतलब जल्दी भूलने का अवसर होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए, अच्छा एक चीज आज देखा जाए, ये जो पार्ट आप सभी ने देखा, ये एक प्योर थ्योरी पर था। अभी इसका क्लास, असली क्लास मतलब एक कह सकते हैं ना, जो इंटरेक्टिव क्लास होगी वो कल से होगी। चूंकि अभी मैं शुरुआती भूमिका, अभी भी मैं इस पर नहीं पहुंचा हूं, अभी भी प्रकृति बताना शेष है, अभी भी इसके नेचर के बारे में बताना शेष है। अच्छा, मैं जिस प्रश्न की बात कर रहा था, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित डैश पर बल देता है, या एनसीएफ 2005 डैश पर बल देता है। किस पर बल देता है? पहला ऑप्शन, गणित केवल चयनित छात्रों को पढ़ाया जाए। बी ऑप्शन, गणित के लिए या गणित के अध्ययन के लिए पहले बालकों की तार्किक योग्यता का परीक्षण होना चाहिए। सी ऑप्शन दिया रहेगा, गणित की शिक्षा हर बालकों के लिए अनिवार्य है। डी ऑप्शन, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यक्रम अलग होनी चाहिए, गणित पाठ्य चर्चा अलग होनी चाहिए। तो गणित हर बालक पढ़ सकता है या सीख सकता है, ये आप इस पे ऑप्शन टिक करेंगे। हालांकि चलिए, अभी तो प्रश्न की बातें बाद में होंगी। आज हमने प्योर थ्योरेटिकल सेक्शन, पहले सिलेबस बताया, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, और औपचारिक रूप से कुछ बातें हमने बताई। अगले क्लास में हम सभी लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। कल की क्लास बहुत रुचिकर होगी, महत्वपूर्ण भी होगी। हालांकि ये भी जानना जरूरी है, नहीं तो कड़ी जुड़ेगा ही नहीं। जितने पॉइंट पढ़ेंगे सबका प्रयोग अभी आगे करते रहेंगे। कल मुलाकात करते हैं, आज बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जब मंजिल पास हो, मंजिल चंद्रा इंस्टीट्यूट हो, तो सोचना क्या। प्यारे दोस्तों, आपको न्यू बैचेस की जरूरत थी। चंद्रा इंस्टीट्यूट के बहुत सारे कॉल आ रहे थे, डिमांड आ रही थी, तो सभी बैचेस के, सभी कोर्सेस के न्यू बैच आपको दिया जा रहा है चंद्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा 25 अगस्त से। देखिए, यूपी टेट, सुपर टेट, एलटी ग्रेड, याद रखिए एलटी ग्रेड प्लस टीजीटी, ये मास्टर बैच दिया जा रहा है, दोनों एक साथ। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप वीडियो देख सकेंगे। यूपी पीजीटी 25 अगस्त, 50% डिस्काउंट रहेगा प्रथम 1000 भाई बहनों के लिए। देखिए, इसके अलावा सिविल और इंडिविजुअल बैचेस की बात किया है, यूपी पीसीएस फाउंडेशन 25 अगस्त से सारे बैचेस हैं। इंडिविजुअल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ, रीजनिंग आप देख सकते हैं। 50% डिस्काउंट प्रथम 1000 भाई बहनों के लिए। यूजीसी फर्स्ट पेपर, यूजीसी में आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, सेकंड पेपर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सेकंड पेपर आपको मिल जाएगा। 25 अगस्त से न्यू बैच आपका लॉन्च हो रहा है। डिफेंस आप कई भाई बहन
आपके डिफेंस की जरूरत थी, एनडीए एंड एयरफोर्स, ये फाउंडेशन बैच है, 25 अगस्त से आपको मिल जाएगा। आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड बहुत ही आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड 9th 10th 11th ये आपका 1 सितंबर से आपका लाइव बैच प्रारंभ हो रहा है। अब देखिए ये कुछ मोबाइल नंबर हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए आपकी मदद के लिए। ये हमारे ब्रांचेज हैं, लखनऊ, वाराणसी, बरेली, कानपुर, आगरा, झांसी, फैजाबाद, ये हमारे ब्रांचेज हैं प्रयागराज के अलावा। देखिए एडमिशन कैसे लेंगे आप, गूगल प्ले स्टोर पर लिखें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, सीधे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो भैया। और जैसे आईडी पासवर्ड बनाते हो फेसबुक पे, वैसे सेम आईडी पासवर्ड आप बना लो, अकाउंट क्रिएट कर लो आप, नेम, मोबाइल नंबर, आईडी, पासवर्ड ये सब। उसके बाद आप होम पेज पर जाएंगे, वीडियो कोर्स पर जाएंगे, वॉच वीडियो और बाई कोर्स, अपना कोर्स आप बाई कर लेंगे। चंद्रा इंस्टीट्यूट हर प्रकार से आपकी मदद के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, हमारे पिछले रिजल्ट आप देखिए, इतना पसीने बहाते, इतना मेहनत करते हैं टीम, कोई भी कोर्स हमने लॉन्च किया हम जी जान लगा देते हैं, समर्पित भाव से कोशिश की है। तो आप स्वयं और अपने छोटे भाई बहनों को जरूर आप बताएंगे यदि आप चंद्रा के बारे में जानते हैं, रिजल्ट देखा। थैंक यू वेरी मच।